हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त हैं और मेरे साथ पढ़ाई में लगे हुए हैं। क्वालिटी मैनेजमेंट का सब्जेक्ट चल रहा है। ऑपरेशन मैनेजमेंट का एक कंपलसरी सब्जेक्ट है। जिन्होंने ओएम ऑप्ट किया है उनके लिए कंपलसरी सब्जेक्ट है। इसका कंटेंट बहुत कम मिलता है, लेकिन मैं आपको एश्योर करना चाहता हूँ काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग और ईजी सब्जेक्ट में से एक रहता है ओएम वालों के लिए, और करियर के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंस रहता है। ऑलरेडी फर्स्ट यूनिट में अपन ने क्वालिटी पे बात करी है, क्वालिटी सर्विस क्वालिटी, क्वालिटी इंप्रूवमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, इन सारे मुद्दों पे बात हुई है। डिफरेंट फिलोसॉफीज पे बात हुई है। आइए सेकंड के अंदर अपन इसको थोड़ा एक स्टेप एडवांस लेके चलेंगे। बहुत सारी चीज़ों के ऊपर इस पे बात होने वाली है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ, आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने नोट्स नहीं बनाए, यदि अभी तक आपने कोई बुक परचेस नहीं करी है, तो हमारी ऑपरेशन मैनेजमेंट की मेरे द्वारा लिखी हुई बुक्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर। पूरा का पूरा कोर्स आप बाय कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। सॉफ्ट कॉपीज़ 849 रुपीज़, जी हाँ, 850 रुपये में ही सारी की सारी 7 बुक्स की सॉफ्ट कॉपीज़ आपको यहाँ पर मिल रही है। और अगर आपको हार्ड कॉपीज़ चाहिए तो 1699 यानी कि 1700 रुपये के अंदर आपको अवेलेबल है। तो जल्दी से बाय कर लीजिएगा। वैसे जिन्होंने बाय किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद, है ना, और जिन्होंने केवल देखा भी है उनका भी धन्यवाद। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अपन क्वालिटी मैनेजमेंट पे बात करते हैं। हाँ, अब क्वालिटी मैनेजमेंट का सिस्टम क्या है। अब क्वालिटी मैनेजमेंट जो सेकंड यूनिट है उसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। एक तो क्वालिटी मैनेजमेंट है और क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम करने से क्या सर कुछ और हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्वालिटी मैनेजमेंट और क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एक तरीके के सिमिलर वर्ड है। यानी कि क्वालिटी मैनेजमेंट का वैसे बेसिकली वर्क ही ये होता है कि क्वालिटी के सिस्टम को अप्रोप्रिएटली वर्क करवाना, वही क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है। डिपार्टमेंट में सिस्टम का नाम और अलग लगा दिया, बाकी सारे फंक्शंस, रूल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है। तो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इज अ फॉर्मुलाइज्ड सिस्टम दैट डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस, प्रोसीजर, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अचीव द क्वालिटीज, पॉलिसीज एंड ऑब्जेक्टिव। यानी कि क्वालिटी मैनेजमेंट क्या करता है, अगर आपसे सिंपल पूछ लिया जाए क्वालिटी मैनेजमेंट क्या करता है, वो रेगुलेट करता है, वो फॉर्मुलेट करता है, वो सारे डॉक्यूमेंटेशन का काम करता है, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने का काम करता है, उनको कंट्रोल करने का, कोऑर्डिनेट करने का काम क्वालिटी मैनेजमेंट करता है। वही क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। बेसिकली जब हम इसमें सिस्टम डाल देते हैं तो इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव काइंड ऑफ थिंग्स थोड़ी सी अपन ज्यादा लिखते हैं। लाइक इसके अंदर लिखा है फॉर्मलाइज सिस्टम फॉर डॉक्यूमेंट्स, प्रोसेस, प्रोसीजर्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अचीविंग क्वालिटी पॉलिसीज। यानी कि जब हम ये सिस्टम बना रहे हैं, एक तो क्वालिटी मैनेजमेंट है, क्वालिटी मैनेजमेंट का वर्क जो है वो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है। इसलिए मैंने स्टार्ट में कहा था कि दोनों एक ही चीज़ें हैं, है ना, क्योंकि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब ही यही है कि क्वालिटी के जो कंट्रोल का प्रोसेस है, जो फॉर्मुलाइज प्रोसेस है, वो सारी एडमिनिस्ट्रेटिव काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ इसके अंदर ज़्यादा करी जाती है। ठीक है, अब की कंसेप्ट क्या है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के। पहला तो एक इसके अंदर क्वालिटी की पॉलिसीज होंगी, ऑब्जेक्टिव्स होंगे कि कौन सी क्वालिटी पे हमको पहुंचना है और उनको लिए कौन कौन सी पॉलिसीज हमको फॉलो करनी है। इसका डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्ड का सेक्शन जो होता है वो यहाँ पर होता है ना। प्रोसेस मैनेजमेंट की कौन सा एक्टिविटी फर्स्ट होने वाली है, कौन सी एक्टिविटी सेकंड होने वाली है, कहाँ पर इंस्पेक्शन होने वाला है, कहाँ पर रीचेकिंग होने वाली है। नेक्स्ट रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स मैनेजमेंट जो हमारे सप्लायर्स हैं, जहाँ से हम माल ला रहे हैं, उनका हमको मैनेजमेंट करना है। एक थ्योरी मैंने इससे जस्ट पहले आपको फर्स्ट यूनिट में पढ़ाई है, जिसमें बात कही गई है कि सिंगल सप्लायर पर डिपेंडेंट नहीं रहना। नेक्स्ट इसके अंदर जब हम पॉलिसीज बना रहे हैं तो उसको मेजरेबल एनालिसिस के जो टूल्स एंड टेक्निक्स यूज कर रहे हैं वो भी इसके अंदर, और इसमें कंटिन्यूस इंप्रूव करना। अब देखो, केवल बात थोड़ी सी घुमाई गई है, इसलिए ज़्यादा परेशान मत होना। क्वालिटी मैनेजमेंट का वर्क होता है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम बनाना। और अगर आपसे कोई पूछ लेता है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, तो पॉलिसीज बनाना, रूल्स बनाना, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करना, उस रूल्स को इम्प्लीमेंट करना, है ना, उसके लिए प्रोसेस फिक्स करना, ये सारा का सारा इसका वर्क होता है। और इसमें ही कंट्रोल करना ये क्वालिटी मैनेजमेंट का वर्क होता है। ठीक है, अब प्रोसेस क्वालिटी इंप्रूवमेंट। अब प्रोसेस क्वालिटी इंप्रूवमेंट का क्या प्रोसेस है, इवेल्युएट करके और कंट्रोलिंग एक्टिविटी करके इंप्रूवमेंट करा जाता है, लेकिन एक बेसिकली उसका प्रोसेस देखा जाता है। प्रोसेस क्वालिटी इंप्रूवमेंट इन्वॉल्व सिस्टमेटिकली इंप्रूविंग प्रोसेस टू इंक्रीज एफिशिएंसीज एंड रिड्यूस वेरिएबिलिटी, एलिमिनेट डिफेक्ट्स एंड एनहांस ओवरऑल क्वालिटी। यानी कि अगर आपसे कोई एक थ्योरेटिकल बैकग्राउंड से पूछ लेता है कि प्रोसेस क्या है क्वालिटी इंप्रूवमेंट का, तो आपको क्या क्या लिखना है उसके अंदर। डिफेक्ट को हमको क्या करना है, एलिमिनेट करना है, इंप्रूव करनी है हमारी क्वालिटी, एफिशिएंसी इंप्रूव करनी है, एनहांस करना है ओवरऑल क्वालिटी। बस ये सिंपल सी बात है।
इसके लिए डिफरेंट ग्राफिकल टूल्स यूज़ किए जाते हैं और यही सेकंड यूनिट का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आता है कि कौन कौन से ग्राफिकल टूल्स हैं जो इसमें यूज़ किए जाते हैं। प्रोसेस ऑफ क्वालिटी इंप्रूवमेंट के अंदर सबसे पहला ग्राफिकल एंड स्टैटिकल टेक्निक्स यूज़ करी जाती है। स्टैटिकल टेक्निक्स लाइक एनोवा हो गए, आपका रिग्रेशन मेथड हो गए, है ना, रिग्रेशन मेथड हो गए, जिनमें एक्स एंड वाई एंड एक्स करके अपन चेक करते हैं कि कितना हमारा क्वालिटी में डिफरेंस आने वाला है। और ग्राफिकल टूल्स में अपन हिस्टोग्राम, बार डायग्राम, ये सारी की सारी चीज़ें बनाई जाती है जो आइडेंटिफाई करती है कि अभी हमारी क्वालिटी क्या चल रही है और फ्यूचर में कहाँ तक पहुँचनी है। अब कॉमन ग्राफिकल टेक्निक्स क्या है, लाइक फ्लो चार्ट बनाते हैं। फ्लो चार्ट आप सबको पता ही है। फ्लो चार्ट अभी यहाँ पर मैं बना ही देता हूँ। फ्लो चार्ट इस सिंपल वे के अंदर, अभी आईपीएल खत्म हुआ है या वर्ल्ड कप का सीजन आ गया है, तो जो फ्लो चार्ट बन रहा होता है मीन्स के किस फ्लो के अंदर प्रोडक्ट जा रहा है, एफिशिएंसी। अब यहाँ पर हो सकता है डिफेक्ट ऑफ द प्रोडक्ट के लिए बनाया जाए या इंप्रूवमेंट ऑफ द प्रोडक्ट के लिए बनाया जाए, तो सिंपल है फ्लो चार्ट, ठीक है। हिस्टोग्राम, कंट्रोल चार्ट, स्कैटर डायग्राम, ये सारे के सारे जितने भी चार्ट्स हैं मैंने बना के दे रखे हैं, बुक के अंदर भी दे रखे हैं, आपको नोट्स के अंदर भी इसकी पीडीएफ जो फाइल आएगी उसके अंदर भी मिल जाएगा। यहाँ पर सिंपल से बता देता हूँ, हिस्टोग्राम भी बार चार्ट्स की तरह होते हैं, पेरिटो चार्ट्स भी इसी तरीके से होते हैं। पेरिटो चार्ट्स तो 80-20 रूल से बनाए जाते हैं, कंट्रोल चार्ट्स होते हैं और स्कैटर डायग्राम्स होते हैं। स्कैटर डायग्राम इस तरीके के, इस तरीके के जब डॉट डॉट करके बनाए जाते हैं, ठीक है। हिस्टोग्राम भी बार चार्ट की तरह ही होते हैं। कॉमन स्टैटिकल टेक्निक्स, अब कॉमन स्टैटिकल टेक्निक्स कौन कौन सी है, एक तो ग्राफिकल मेथड्स जो मैंने आपको बताया, इसके अलावा स्टैटिकल टेक्निक्स में आप एनोवा याद रख सकते हो, रिग्रेशन याद रख सकते हो, मीन मोड मीडियन याद रख सकते हो, है ना, डिज़ाइन एक्सपेरिमेंट याद कर सकते हो। बस ये 3-4 पॉइंट याद रखना, इतनी थ्योरी मत जाना, क्योंकि ये कॉमन स्टैटिकल टेक्निक्स हर बुक के अंदर डिफरेंट। तो अपन तो सिंपल जो अपन ने एमबीए के अंदर स्टैटिक्स में पढ़ा है, मीन मोड मीडियन, एनोवा, रिग्रेशन, को रिलेशन, यही याद रख लेना। ये 5 को 2-2, 3-3 लाइन में डिफाइन कर देना, सिंपल है। और 7QC टेक्निक क्या, टूल्स क्या है? 7QC टूल्स आर बेसिकली डायग्राम हैं जो स्टैटिकल टूल्स हैं जो यूज्ड किए जाते हैं क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए। अब ये कौन से हैं, लाइक सेवल क्वालिटी कंट्रोल, हिस्टोग्राम हो गया, बार चार्ट हो गया, ये सारे के सारे इसके अंदर आते हैं। कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम आता है, चेक शीट आती है। चेक शीट आपको सिंपल पता ही है कि कॉज एंड इफेक्ट ये इस तरीके का बनता है, ठीक है। कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम जब हम इस तरीके का बनाते हैं कि इस कॉज के कारण इतना इफेक्ट आने वाला है, इस कॉज के कारण, वो उसकी छोटी बड़ी लाइनों के कारण हमको पता करते हैं। नेक्स्ट जब आ जाते हैं हम हमारी चेक शीट के ऊपर आ जाते हैं। चेक शीट इस तरीके से बनाते हैं, एक लिस्ट बना देते हैं, उसमें राइट रॉन्ग की FR5 में अपन ने राइट ही होता है वैसे बेसिकली, चेक लिस्ट बना दी जाती है। कंट्रोल चार्ट, हिस्टोग्राम, पेरिटो चार्ट, स्कैटर डायग्राम, फ्लो चार्ट। मैं ऐसा करूँगा कि जब अपन इसका टेलीग्राम के ऊपर मैं PDF अपलोड करूँगा, एक फ़ोटो इसका दे दूँगा ताकि आप देख के ही क्लियर हो जाए कि कौन सी चीज़ क्या है। और अंतिम प्रहार में ये वाला क्वेश्चन आएगा 7QC टूल, क्योंकि मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन में है, तो अंतिम प्रहार की सीरीज़ के अंदर भी मैं इसका एक डायग्राम जो यहाँ पर मिस है वो इंट्रोड्यूस कर दूंगा। आई होप थोड़ा सा आप इसमें आप कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा मेरे साथ, अपन ये वाला क्वेश्चन करेंगे क्योंकि 7QC टूल्स बार बार आता है। नेक्स्ट आता है रिग्रेशन कंट्रोल चार्ट। अब रिग्रेशन कंट्रोल चार्ट किस तरीके से बनता है, देखिए रिग्रेशन क्या होता है, एक लाइन जारी होती है और यहाँ पर बहुत सारे डॉट्स हो रहे होते हैं। X on Y, Y on X की फिलोसॉफी होती है। अब ये X on Y, Y on X क्या कह रहा है कि एक बढ़ने पे दूसरा कितना बढ़ेगा और एक घटने पे दूसरा कितना घटेगा, यानी कि A बढ़ने पे B वेरिएबल में कितना डिफरेंस आ रहा है और B कम होने पे A पे कितना डिफरेंस आ रहा है, ये X on Y, Y on X करके अपन चेक करते हैं। इसी को रिग्रेशन कंट्रोल चार्ट बोलते हैं। कोरिलेशन से थोड़ा सा सिमिलर होता है, लेकिन जहाँ पर अपन इक्वेशंस बनाते हैं, ठीक है। तो रिग्रेशन कंट्रोल चार्ट इज द ट्रेडिशनल कंट्रोल चार्ट टेक्निक विद द रिग्रेशन एनालिसिस मॉनिटर कंट्रोल प्रोसेस दैट हैव अ लीनियर रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल। लीनियर रिलेशन X on Y, Y on X की लीनियर रिलेशन बनाई जाती है। सिंपल सा पर्पस होता है दो वेरिएबल्स के बीच में आइडेंटिफाई करना कि एक का दूसरे के साथ क्या रिलेशन है, कंस्ट्रक्ट करना होता है। बेनिफिट और एप्लीकेशन इसका डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में एप्लीकेशन होता है कि यदि हमने 20% ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल बढ़ा दिया तो हमारा प्रोडक्शन कितना बढ़ेगा या कम हो जाएगा, या हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी या कम हो जाएगी, क्वालिटी बढ़ेगी या कम हो जाएगी। ये सारी चीज़ें हम रिग्रेशन कंट्रोल चार्ट में चेक करते हैं। अब नेक्स्ट जो हेडिंग आ जाती है प्रोसेस कैपेबिलिटी एनालिसिस। अच्छा, हर एक कार्य को करने की एक पर्टिकुलर क्षमता होती है, हर एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की एक पर्टिकुलर क्षमता होती है, उसी को ही अपन कैपेबिलिटी एनालिसिस करते हैं, उसका एक पर्टिकुलर प्रोसेस होता है। प्रोसेस कैपेबिलिटी एक स्टैटिकल टेक्निक होती है जो यूज़ करी जाती है
प्रोड्यूस आउटपुट में टू मीट स्पेसिफिक लिमिट्स ऑफ द टॉलरेंस, यानी कि इतने % तक अगर यह काम किया जाएगा एफिशिएंसी हम अचीव कर सकेंगे, और अगर हम इससे ज़्यादा करेंगे तो हमारी कहीं ना कहीं क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ करनी होगी। वही प्रोसेस क्वालिटी कैपेबिलिटी एनालिसिस में हम चेक करते हैं। प्रोसेस कैपेबिलिटी एनालिसिस क्या है कि बेसिकली इस प्लांट की अब मान सकते हैं 200, कोई मिस्टर पिंटू है हमारे, मिस्टर पिंटू काफ़ी दिनों से गायब थे, चलो इनको फिर से ले आते हैं, है ना। मिस्टर पिंटू है, इनकी जो कंपनी है वो 200 यूनिट्स बना सकती है एक अनुमान के मुताबिक 4 आवर्स में। कितने आवर्स में? 4 आवर्स के अंदर ये 200 यूनिट बना सकती है। तो ये क्या है, ये एक तरीके की इनकी कैपेबिलिटी है। इसके अंदर इनका वेस्टेज जो रहता है वो 20% रहता है, यानी 40 यूनिट जो रहेगी वो वेस्ट हो जाएगी। अब जब हम कैपेबिलिटी एनालिसिस कर रहे होते हैं तो ये सारी चीज़ें चेक करते हैं कि 40 यूनिट वेस्ट ना हो, 200 यूनिट्स का मिनिमम प्रोडक्शन कितना अचीव किया जा सके। तो यहाँ पर हम कैपेबिलिटी एनालिसिस करते हैं, और ये एक बेसिकली स्टैटिकल टूल्स है, ठीक है, जिसके अंदर हम टॉलरेंस लेवल की हमारा जो वेस्टेज है वो मिनिमम अचीव किया जा सके और हम हमारा प्रोडक्शन लेवल अचीव किया जा सके। इसके अंदर स्पेसिफिक टाइम होता है, जैसे मैंने अभी आपको 4 आवर्स बताया, स्पेसिफिक टाइम होता है। प्रोसेस वेरिएबिलिटी, यानी कि अगर मैं 400 यूनिट्स बनाऊंगा तो कौन सी चीज़ें बनेगी, कितना डिफेक्ट बढ़ रहा है, कितना डिफेक्ट कम हो रहा है। और अगर मैं 200 की, अभी जैसे कि ये यहाँ पर 200 यूनिट्स बना रहे थे 4 घंटे में, अगर ये 100 यूनिट्स ही बनाते हैं 4 घंटे के अंदर, तो इनका जो डिफेक्ट है वो केवल 5% रह जाता है। 5% यानी कि 5 ही यूनिट का डिफेक्ट होता है। तो जहाँ 20% डिफेक्ट था वहाँ 5% डिफेक्ट रह जाता है। तो ये डिपेंड करेगा कि प्रोसेस कैपेबिलिटी के अंदर चीज़ें क्या आई हैं। तो इसमें हम मीन मोड मीडियन बहुत सारे डिफरेंट स्टैटिकल टूल सेम यूज़ करे जाते हैं, ठीक है। अच्छा, स्टैटिकल टूल करके बच्चे बहुत परेशान होते हैं। तो देखो मैं आज आपको सारे स्टैटिकल टूल बता देता हूँ जितने हमारे MBA में ज़रूरी है। मैं आपको PhD तक नहीं लेके जा रहा हूँ कि PhD में तो हम, है ना, PhD में हम एमओस के ऊपर वर्क करते हैं, SPSS के ऊपर वर्क करते हैं, इन सॉफ्टवेयर्स के ऊपर वर्क करते हैं। तो अपन को इतनी थ्योरी तो याद करनी नहीं है। देखो आज याद कर लो, स्टैटिकल टूल्स के अगर वर्ड आ जाए ना तो इन्हीं को डिफाइन कर देना, अपना काम हो जाएगा। मैक्सिमम MBA मतलब मास्टर डिग्री कोई सी भी हो, ठीक है, मैथमेटिक्स की मास्टर डिग्री नहीं होनी चाहिए, MSc इन मैथमेटिक्स नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी ऑलमोस्ट जो मैनेजमेंट रिलेटेड MCOM हो गया, MBA हो गया, MA हो गया, इनकी मास्टर डिग्रीज के अंदर ये सारे स्टैटिकल टूल्स लगते हैं। कौन कौन से हैं? मीन मोड मीडियन, रिग्रेशन, कोरिलेशन, एनोवा, 1 टेल 2 टेल टेस्टिंग, सैम्पलिंग, ठीक है। सैम्पलिंग की जब हम टेस्टिंग करते हैं 1 टेल 2 टेल टेस्टिंग, बस एनोवा में ही होता है ये ही याद रखने हैं, ठीक है। रिग्रेशन, कोरिलेशन, मीन मोड मीडियन, एनोवा। अब T टेस्ट, F टेस्ट, Q टेस्ट, ये सारे के सारे हमारे रिसर्च के पार्ट में आ जाते हैं। तो अपन को तो केवल 5 चीज़ें याद हो जाए ना, मीन मोड मीडियन, एनोवा, ठीक है, रिग्रेशन, कोरिलेशन, और इसके अलावा थोड़ा सा और एडवांस में चले जाते हैं तो प्रोबेबिलिटी आ जाता है, ठीक है। वही सारे स्टैटिकल टूल्स है, टूल्स नहीं बदलते, केवल इनका इम्प्लीमेंटेशन, सैंपल साइज, ये सारी चीज़ें बदल जाती है ना। जिसमें हम एनोवा का 1 टेल 2 टेल टेस्ट करते हैं 95% या 99% एक्यूरेसी के साथ, वो एक डिफरेंट पार्ट है, लेकिन अभी अपन को इतना ही याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब कंडक्ट कैसे, स्टेप्स क्या क्या हैं किसी भी प्रोसेस कैपेबिलिटी एनालिसिस करने के लिए, वही स्टेप्स हैं जो हमेशा HR में रहती हैं, जो हमेशा OM में रहती है। सबसे पहले क्या करा जाएगा, ये नहीं भी याद होगा तो भी मैं आपको बनाना सिखा देता हूँ। सबसे पहले डाटा कलेक्ट करा जाता है। डाटा कलेक्ट कराने के बाद हम उसका स्टेबिलिटी चेक कर रहे हैं यहाँ पर प्रोसेस के अंदर, यानी कि हम उस डेटा का एनालिसिस कर रहे हैं। एनालिसिस करने के लिए हम डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हम अपनी जो कंपेरेटिवली है कैपेबिलिटी इंडिकेटर्स के थ्रू या उस मशीन के आउटपुट के थ्रू हम चेक कर रहे हैं, और फिर उससे एक रिजल्ट इंटरप्रिटेट करते हैं कि हाँ हमने इस मशीन का यूज़ करा, इस मशीन की जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कह रही है या इस मशीन की जो एक्चुअल फिलोसॉफी है, एक्चुअल आउटपुट की है, वो 600 यूनिट की है, हम नहीं बना पा रहे, हमारी जो क्वालिटी वो इम्प्रूव नहीं हो पा रही। तो अब हमको यहाँ पर जो 400 है इसको 600 तक लेके जाना है। मिस्टर पिंटू को हिदायत दी जाएगी कि आप 200 यूनिट बना रहे हो, आप 600 तक बना सकते हो 4 आवर्स के अंदर, और आपकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए, यानी वेस्टेज नहीं निकलना चाहिए। यानी कि प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत है, प्रॉपर उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत है, या आपकी मशीन के अंदर जो वेस्ट जो टाइम है, आइडियल टाइम है, उसको रिड्यूस करने की ज़रूरत है। यही सारी चीज़ें अपन को इस प्रोसेस एनालिसिस से पता चलता है। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है अपना
मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस। अब ये मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस इज द इवेल्युएट प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट सिस्टम टू एंश्योर द रिलायबल डेटा कलेक्शन। इज हेल्प्स टू आइडेंटिफाई वेरिएबिलिटी ऑफ मेजरमेंट ड्यू टू मेजरमेंट सिस्टम इटसेल्फ। अब मेजरमेंट क्या सिस्टम होता है? आपने खाना बनाना देखा होगा, है ना, कि अगर नमक ज़्यादा हो जाए तो उसके पूरा खाना खराब हो जाता है, मिर्ची ज़्यादा हो जाए तो हमको तो बिल्कुल पसंद नहीं है, अपन मिर्ची कम खाने वाले व्यक्ति रहे हैं, है ना। बहुत से लोगों को मिर्ची अच्छी लगती है, हमको मिर्ची थोड़ी कम लगती है, हमको मीठा ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत से लोगों को मीठा कम अच्छा लगता है। ये होता है एक तरीके का मेजरमेंट, है ना। जब खाना बनाते समय, जब माँ खाना बनाती है, बहनें खाना बनाती है, वाइफ है हमारी वो भी खाना बनाती है, ठीक है, तो कभी कभी हम भी खाना बनाते हैं, तो उसमें एक पर्टिकुलर हर इंग्रेडिएंट का एक मेजरमेंट होता है। अगर वो मेजरमेंट कम ज़्यादा हो जाता है तो प्रोडक्ट जो होगा हमारा, जो आउटपुट जो होगा, खाना जो होगा, वो उतना टेस्टी नहीं बनेगा जितना टेस्टी उसको बनना चाहिए। तो ये मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस करता है कि जो एक्चुअल में आउटपुट हम निकल रहा है उसके लिए जो रॉ मटेरियल एक पर्टिकुलर कोटिंग में निकलना चाहिए, क्या वो उस पर्टिकुलर कोटिंग में निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। लाइक ये एक शर्ट पहनी हुई है, इस शर्ट हमेशा कलर सफ़ेद आया था, उसके बाद इस पर डाई करी गई यानी कलर किया गया, और एक तरीके का इस पर कलर रेड, चेरी रेड तो नहीं कह सकते, शैम्पेन रेड कह सकते हो इसको, ठीक है, उस तरीके का कलर इसमें लाया गया। अब जब ये कलर लाया गया या पर्टिकुलर कौन सा रेड है मुझे भी बताइएगा, है ना, वो कलर लाया गया, तो अगर वो कलर ज़्यादा लग जाएगा तो रेड कलर अलग हो जाएगा, उसकी क्वालिटी अलग हो जाएगी, और कम लगेगा तो भी कलर अलग आ जाएगा, है ना, तो डिफेक्ट आ जाएगा प्रोडक्ट के अंदर। तो चेक करना होता है कि कौन सी चीज़ में कितना मेजरमेंट रखा जाए, और वो मेजरमेंट के लिए एक सिस्टम बनाया जाता है कि इस पर्टिकुलर क्वालिटी के अंदर हमको ये मेजरमेंट करना चाहिए। अब यहाँ पर एक एग्जांपल और मैं एक कंपनी का देता हूँ, मैकडोनल्ड के फ्रेंच फ्राइज आप दिल्ली में खाएं, गुड़गांव में खाएं, जयपुर में खाएं, उदयपुर में खाएं, नोएडा में खाएं, लखनऊ में खाएं, अगर आप मैकडोनल्ड के फ्रेंच फ्राइज खा रहे हो तो आपको सेम टेस्ट और क्वालिटी देखने को मिलेगी, 19-20 भी नहीं होगा, सेम टेस्ट और सेम क्वालिटी। हाँ, थोड़ा मसाला कम ज़्यादा हो जाएगा तो हो सकता है, लेकिन सेम टेस्ट और सेम क्वालिटी। अगर आप अमेरिका जाओगे तब भी सेम टेस्ट और सेम क्वालिटी मिलेगी अगर आप फ्रेंच फ्राइज खा रहे हो। तो ऐसा कैसे होता है? उनका एक पर्टिकुलर प्रोसेस रहता है, उनके जो खुद के आलू वो खुद प्रोड्यूस करते हैं, मतलब कि उनके खुद के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं, खुद के खेत हैं, वहीं पर वो एक पर्टिकुलर रेंज में, पर्टिकुलर क्वालिटी में वो जो पोटैटो हैं वो लेकर आते हैं, और उसका एक पर्टिकुलर प्रोसेस है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में उसको बॉयल करना होता है, पर्टिकुलर उसका ऑयल है, उसको इस एटमॉस्फेयर में, किसने एटमॉस्फेयर में कितने डिग्री पे उसको बॉईल करना है, वो सारी चीज़ें उसके अंदर लिखी हुई होती है, इसलिए उसका टेस्ट, क्वालिटी, सारी चीज़ें सेम होती है। ये होता है मेजरमेंट का फ़ायदा, यानी कि अगर मेजरमेंट इक्वल है तो हम टेस्ट इक्वल रख सकते हैं, वरना हाथ तो सबके, अब देखिए खाना तो हर घर में बनता है लेकिन हर घर में स्वाद अलग अलग होता है। दो भाइयों का घर अलग अलग है तो भी अगर उनके घर में खाना बन रहा है तो भी स्वाद अलग अलग होगा, तो स्वाद हर घर का अलग अलग हो जाता है। तो क्यों? क्योंकि मेजरमेंट अलग अलग हो जाता है। तो यही मेजरमेंट का इंपॉर्टेंस बताई गई है कि मेजरमेंट इज़ द फंडामेंटल की कह सकते हो आप, जो क्वालिटी को एक सस्टेन लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव करने के लिए जरूरी है, जैसे मैकडी ने करके दिखाया। अब आ जाता है की कंसेप्ट क्या है इसके अंदर। की कंसेप्ट यही है कि सबसे पहले एक्यूरेसी होनी चाहिए, कि हमारा मेजरमेंट वो करेक्ट होना चाहिए, हमारे पास डेटा कलेक्ट होना चाहिए। इसके आगे बढ़ते हैं, इसके आगे क्या लिखा है? रिपीटेबिलिटी, यानी कि हम यही वापस से रिपीट करें कि ये पर्टिकुलर प्रोसेस बार बार रिपीट हो, यानी कि जो हमने मेजरमेंट लिया है वो बार बार रिपीट होना चाहिए। प्रिसीशन क्या है? रिपीटेड अंडर द सेम कंडीशन, यानी कि आपका जो क्वालिटी कंट्रोल है, जो मेजरमेंट है, वो सेम कंडीशंस में होना चाहिए, सेम काइंड ऑफ एनवायरनमेंट में होना चाहिए, क्योंकि हर जगह एनवायरनमेंट के कारण चीज़ें अलग हो जाएंगी। यदि कोई 40 डिग्री के अंदर, कोई टेम्परेचर के अंदर कोई प्रोडक्शन हो रहा है और कहीं से 25 डिग्री में वो प्रोडक्शन हो रहा है, तो मेजरमेंट कहीं ना कहीं वेरी करेगा ही करेगा। रिपीटेबिलिटी आपको बता ही दिया। रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऐसा नहीं है कि एक बार मेज़र किया, यानी कि हमने एक बार कार के डिज़ाइन कर लिया फिर इसको प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, इसको बार बार बनाया जा सकता है ना। अब गैग है, बायस है, लीनियरिटी है, स्टेबिलिटी है, ये इसके डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिससे हम मेजरमेंट टूल्स यूज़ कर लेते हैं। अब स्टेप्स क्या है मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस में? वही स्टेप्स हैं जो अभी अपन ने प्रोसेस के अंदर पढ़ी थी, किसके अंदर? डेवलपमेंट के क्वालिटी कंट्रोल के अंदर पढ़ी थी, या इससे पहले आप किसी भी प्रोसेस के अंदर जाओगे वही है कि डेटा पहले कलेक्ट करना है, उस डेटा को एक तो स्टडी प्लान कर लो, ये एक नया और पॉइंट आ गया। स्टडी को प्लान करा, फिर डेटा कलेक्ट करा, फिर डेटा का एनालिसिस करा, फिर इंटरप्रिटेट करे रिजल्ट और फीडबैक दिए। 5 पॉइंट याद रख लेना।
प्लान करी स्टडी, डेटा कलेक्ट करा, डेटा का एनालिसिस करा, डेटा का एनालिसिस करके रिजल्ट आया, रिजल्ट को इंटरप्रिटेट करा और उससे फीडबैक दिया, वही सारी चीज़ें हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं अपन। ड्रॉ डिज़ाइन एंड एनालिसिस एक्सपेरिमेंट। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि या तो वो 7QC टेक्निक आती है या ये वाला क्वेश्चन एग्जाम के अंदर हमको देखने को मिलता है। वो क्या कह रहा है, डिज़ाइन एंड एनालिसिस एक्सपेरिमेंट। अब ये डिज़ाइन क्या होती है, जैसे आपको पता है ऑटोमोबाइल सेक्टर में रोज़ डिज़ाइनें चेंज होती है, रोज़, मैं कह रहा हूँ रोज़ डिज़ाइनें चेंज होती है। गाड़ी तो 2-4 महीने में हमारे पास आती है, लेकिन वो डिज़ाइन, एक फाइनल डिज़ाइन तो पहुँचते पहुँचते उनको काफ़ी समय लगता है। तो डिज़ाइन एंड एनालिसिस एक्सपेरिमेंट क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो पर्टिकुलर क्वालिटी या पर्टिकुलर प्रोडक्ट का आउटपुट है उसमें वेरिएशंस आते हैं, उसको एक्सपेरिमेंट किया जाता है। इसलिए एक सिस्टमेटिक मेथड फॉलो करना होता है इसके अंदर, क्योंकि अगर सिस्टमेटिक मेथड फॉलो नहीं किया जाएगा, अगर हम डिज़ाइन जो कर रहे होते हैं या उसका एनालिसिस, उस डिज़ाइन का एनालिसिस कर रहे होते हैं और एक सिस्टमेटिक मेथड फॉलो नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारी फिर से क्वालिटी जो है वो डाउन होगी। तो डिज़ाइन सिस्टमेटिक मेथड है फॉर प्लानिंग, कंडक्टिंग एंड एनालाइजिंग एक्सपेरिमेंट टू इवेल्युएट द फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द प्रोसेस और सिस्टम इन द डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ द आउटपुट परफॉर्मेंस। यानी कि एक एक्सपेरिमेंट हमने डिज़ाइन किया है, अब इसको और सिंपल वे के अंदर मैं समझा देता हूँ। जो भी हमारा आउटपुट बन रहा है उसके जितने भी कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, जितने भी हम मेज़रमेंट उसको यूज़ कर सकते हैं या जितने भी टूल्स हम उसको यूज़ कर सकते हैं उसको बेस्ट बनाने के लिए, उसको चेक करने के एनालिसिस को डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कहते हैं। क्लियर हो गया। इसके की कंसेप्ट क्या है, डिफरेंट लेवल्स होते हैं, इसमें रिस्पॉन्सेज होते हैं वेरिएबल्स के, ए वेरिएबल बढ़ाओगे बी कम हो जाएगा, बी बढ़ाओगे सी कम हो जाएगा। रैंडमाइजेशन होता है, रैंडमाइजेशन की चलिए ये बना के देखते हैं, वो बना के जाते हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट इसी तरीके से होता है। रेप्लिकेशन यानी कि बार बार हम उसको रिपीट करते हैं और एक रेप्लिका बनाते हैं। एक्चुअल बनाने से पहले, जैसे एक्चुअल कार बनाने से पहले उसकी एक रेप्लिका बनाई जाती है कि इस तरीके की कार हम डिज़ाइन कर रहे हैं। आजकल तो ऑटोकैड के थ्रू हम ये घर पे ही बना लेते हैं, मतलब घर पे कंप्यूटर पे ही उसका प्रोटोटाइप बन जाता है। नेक्स्ट होता है एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के, इसके क्या टाइप्स है, फुल फैक्टोरियल डिज़ाइन, फ्रैक्शनल फैक्टोरियल डिज़ाइन, रेस्पॉन्सिबल सरफेस मेथडोलॉजी और टगुची मेथड। टगुची मेथड फिर से अपना एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। टगुची मेथड बार बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, ये एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का पार्ट है। अब फुल फैक्टोरियल डिज़ाइन क्या कहता है कि सारे कॉम्बिनेशन, सारे फैक्टर्स अपन चेक करते हैं कि कितने तरीके से वो चीज़ बनाई जा सकती है ना। जैसे कि अगर शर्ट बनाने की बात कर दें, शर्ट तो छोड़ो, बहुत एक सिंपल थिंग हो गई। अपन ऑटोमोबाइल सेक्टर में रॉकेट बनाने की बात कर लेते हैं, रॉकेट तो एरोनॉटिक साइंस में आ गया, चलो कार ही बनाने की बात कर लेते हैं, बाइक पे आ जाते हैं। ठीक है, बाइक पे डन करते हैं। अब बाइक के कितने कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, कौन से टायर्स लग सकते हैं, सीएनजी में जाएंगे, पेट्रोल पे जाएंगे, हाइब्रिड पे जाएंगे, कौन सी चीज़ें। अच्छा, सीएनजी बाइक आने वाली है बजाज की, है ना। फुल फैक्टोरियल डिज़ाइन आ गया है। फ्रैक्शनल फैक्टोरियल यानी कि कुछ ही फैक्टर्स को हम चेंज करेंगे, बाकी सारे परमानेंट रहने वाले हैं। रेस्पॉन्सिबल सरफेस मेथडोलॉजी क्या कह रहा है, ये चेक कर रहा होता है एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स एंड वन और मोर रिस्पॉन्सिव वेरिएबल, यानी कि कुछ वेरिएबल्स तो चेंज करें लेकिन उस पर क्या रिस्पॉन्स हो रहा है उसको दूसरे वेरिएबल्स पे। यानी कि अगर मैंने टायर चेंज करें तो डीजल के, पेट्रोल के, क्योंकि बाइक है अपने पास, पेट्रोल के ऊपर माइलेज पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है ये हम चेक कर रहे हैं। अगर मैंने इंजन में सीसी कम करा या बढ़ाया या इंजन में पर्टिकुलर कुछ उसके स्ट्रक्चर में चेंज करा तो कितना इंपैक्ट आ रहा है वो चेक किया जाता है। अब टगुची मेथड क्या कह रहा है, टगुची मेथड ऐसा तो एक जापानीज मेथड है ना। ये क्या कह रहा है, अप्रोच टू इंप्रूव क्वालिटी परफॉर्मेंस मिनिमाइजिंग वेरिएशन, यानी वेरिएशन कह रहे हैं कि कम करना चाहिए। इनका टगुची मेथड का आइडियोलॉजी समझ लेना, क्योंकि एक आगे जाके लार्ज क्वेश्चन बनता है। टगुची मेथड केवल इसी के ऊपर एम्फेसिस है कि जो वेरिएशन है, अगर हम कोई भी डिज़ाइन या कोई क्वालिटी कंट्रोल या कोई भी एस्पेक्ट में हम चेंज करते हैं तो उसका वेरिएशन मिनिमाइज होना चाहिए। यदि हम रॉ मटेरियल ए की जगह बी से लेते हैं, बी की जगह मिस्टर पिंटू से लेते हैं, तो भी हमारा जो क्वालिटी है वो स्टैंडर्ड लेवल पे होनी चाहिए, वो मेंटेन होनी चाहिए। वही टगुची मेथड का कहना है। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में उन्हीं पे बिलीव करते हैं जिनमें अपनी चीज़ें मिनिमाइज रहे, वेरिएशन मिनिमाइज रहे। अब इसको कंडक्टिंग करने का, जैसे जो अपना डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने का वही मेथड है। पहले प्लान करना, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना, फिर इसके अंदर थोड़ा सा पॉइंट अलग आ जाते हैं कि फैक्टर्स डिसाइड करते हैं, लेवल्स डिसाइड करते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट अपन डिज़ाइन कर लेते हैं, फिर अपन वो एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करने के बाद वो एक्सपेरिमेंट प्रोसेस कर लेते हैं, फिर उस डेटा को एनालिसिस करते हैं और रिजल्ट को इंटरप्रिटेट करते हैं।
यही सिंपल से है। अब नेक्स्ट आ जाता है इसके अंदर एक सैम्पलिंग प्लान। सैम्पलिंग प्लान क्या होता है कि जब भी हम कोई रिसर्च कर रहे होते हैं या हम हमारी क्वालिटी कंट्रोल की चीज़ें कर रहे होते हैं तो पूरा का पूरा पॉपुलेशन यानी पूरे के पूरे आउटपुट को चेक नहीं किया जाता, उनमें से कुछ 5, 10, 15 चेक किए जाते हैं। तो यही सैंपल होता है। सैंपल क्या होता है, एक रेप्लिका होती है जो पूरे पॉपुलेशन को इंडिकेट कर रही है। अब पॉपुलेशन का मतलब वो एरिया जो हमने आउटपुट दिया है। अभी यहाँ पर पॉपुलेशन रिसर्च में मत जाओ, यहाँ पर आउटपुट से मान लेते हैं कंपनी ने 4 लाख यूनिट बनाई है। कितनी यूनिट बनाई है? 4 लाख यूनिट बनाई है कार की। तो क्या वो 4 लाख यूनिट में क्लच ब्रेक चेक करेगी? नहीं। करनी चाहिए? हाँ करनी चाहिए। लेकिन करती है? नहीं करती। वो उसके एक सैंपल से चेक करती है। अब ये 4 लाख का 4000 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है और 40,000 भी हो सकता है। ठीक है ना। तो ये डिपेंड करेगा कौन सा सैम्पलिंग प्लान इन्होंने यूज़ करा है। तो ये 4 लाख के सैंपल पे कितना पॉपुलेशन पे कितना सैंपल लिया गया, इसी को ही सैम्पलिंग प्लान बोलते हैं। और उस सैंपल को टेस्ट किया जाता है कि हमने पर्टिकुलर क्वालिटी अचीव करी है कि नहीं करी है। रैंडम सैम्पलिंग मेथड यूजुअली सारी कंपनियां यूज़ करती हैं। ठीक है। स्पेसिफिक एक सैंपल साइज भी इसमें डिसाइडेड होता है। इसका एक फॉर्मूला होता है जिससे सैंपल साइज निकाला जाता है। ठीक है। वो फॉर्मूला भी काफ़ी बड़ा है और अपने कोर्स का पार्ट भी नहीं है, इसलिए मैंने अभी उसको यहाँ पर यूज़ नहीं करा। अगर आपको देखना है तो रिसर्च मेथडोलॉजी की मेरी किसी भी क्लास में जाके चेक करोगे तो हमने बार बार वो सैम्पलिंग मेथड का फॉर्मूला इंट्रोड्यूस किया है। और इसका एक्सेप्टेड क्राइटेरिया 95% और 99%, दो ही एक्सेप्टेड क्राइटेरिया है। और उसमें हम सैम्पलिंग करते हैं। एक तो रैंडम सैम्पलिंग मेथड होता है, क्लस्टर सैम्पलिंग होता है, डिफरेंट टूल्स होते हैं, एट्रीब्यूट सैम्पलिंग होता है, वेरिएबल सैम्पलिंग्स होता है, जिससे हम चेक करते हैं कि जो हमने सैंपल लिया है वो सही से रेप्लिका कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यानी कि सही से हमारे डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे 40 बच्चों में मेरे को चेक करना है कि कल पढ़ कर आए कि सबने कह दिया हाँ पढ़ कर आए, तो कोई भी रेंडमली 3-4 बच्चे उठा के उनसे क्वेश्चन पूछ लिए गए, तब हमको सेटिस्फेक्शन हुआ। अगर चारों ने सही जवाब दिया तो सबने सही जवाब दिया ऐसा मान लिया जाएगा, है ना। हमने 10% पॉपुलेशन को सैंपल साइज ली। अब 10% तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, यूजुअली 5 to 6% में ही चेक किया जाता है। अभी वीवीपैट चुनाव में अंदर 5% का ही मिलान करते हैं, वो ज़्यादा का मिलान नहीं करते, पर वो रैंडम होता है। उनसे एजेंट से पूछा जाता है कि बताओ कौन सी पर्चियों का मिलान करा जाए ईवीएम से, तो वो बता दे ये वाली ये वाली ये वाली ये वाली। तो इन जो 5% लाते हैं उनका मिलान कर लिया जाता है। अगर एक के अंदर भी डेफिशिएंसी है, अगर सिंगल के अंदर भी डेफिशिएंसी है तो सबका फिर से मिलान करना होगा, यानी 100% सैंपल का। लेकिन आज तक हमारा जो इलेक्शन कमीशन है वो काफ़ी शानदार है ना। अब टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग प्लान क्या होते हैं? सैम्पलिंग प्लान के वैसे तो कुछ इस तरीके का रिसर्च के अंदर टाइप्स नहीं होते, लेकिन हम क्वालिटी कंट्रोल के सब्जेक्ट में हैं इसलिए उसके टाइप्स हैं। लाइक कि सिंगल सैम्पलिंग प्लान, डबल सैम्पलिंग, यानी एक बार सैम्पलिंग हो गई 5% को टेस्ट कर दिया तो नहीं, डबल सैंपल, दूसरी बार फिर हम सैंपल लेंगे। और मल्टीपल सैम्पलिंग प्लान, यानी कि ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये। एडवांटेजेस क्या होते हैं सैम्पलिंग प्लान? सैंपल से एडवांटेज क्या होगा आपको? सैंपल से यही एडवांटेज होगा, एक तो क्विक होगा, बजटेड होगा, फ्रेंडली होगा और रिस्पॉन्सिवनेस, एक्यूरेसी मिल जाएगी। और लिमिटेशन क्या है, ये 100% को कभी भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। हो सकता है हमने जो रैंडम सैंपल्स लिए हों, जैसे कि H2SO4, शायद H2SO4 किसका है? सल्फर डाइऑक्साइड का है ना। मेरे शायद साइंस में था और मैं तो कॉमर्स में रहा, है ना। और शायद H2SO4 ये है या क्या है मेरे को याद नहीं आ रहा अभी, बहुत पुरानी बात थी। और एक शायद हाँ, एक से 2-3 किस्से हो चुके हैं मेरी लाइफ के अंदर, खुद की लाइफ के अंदर। क्या हो चुके हैं कि मेरे को कुछ ही चीज़ें याद रहती थी। लाइक कि जॉर्ज बुश उस समय अमेरिका के कुछ राष्ट्रपति थे, तब की बात है। अब मेरे से किसी दिन टीचर ने एकदम खड़े करके पूरे को पूछ लिया कि बताओ आनंद, अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है? तो मैंने कहा सर जॉर्ज बुश। तो सब जने कहे कि आनंद बहुत पढ़ने वाला है, आनंद को बहुत कुछ आता है। लेकिन अब उन्हें क्या पता कि हमें केवल जॉर्ज बुश का ही नाम पता था, हमें किसी और का नाम उस समय पता ही नहीं था। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सी क्या चीज़ें हैं। तो सैम्पलिंग के अंदर यही दिक्कत आती है कि अगर आप कुछ रैंडमली कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं और कुछ ही जनों से पूछ रहे हैं तो आप आइडिया नहीं लगा सकते कि आपने वो 100% एक्यूरेसी है। अगर किसी बच्चे से 1 से लेकर 20 तक के आपको टेबल्स पूछनी है और आपने उससे 12 की पूछी और उसको 12 की ही आती थी, तो आप 100% एक्यूरेसी अचीव नहीं कर सकते। ये एक तरीके की लिमिटेशन है। 100% डिफेक्ट हो सकती है, सैम्पलिंग में भी एरर हो सकती है ना। वो सही से रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सके, जो उसको चेक कर रहा हो उसके नॉलेज में भी एरर हो सकती है। ये सारी चीज़ें।
अब नेक्स्ट आ जाता है कि वैसे तो कॉस्बे साहब ने क्या कहा था कि क्वालिटी के साथ कोई भी रिस्क वो नहीं होती, सॉरी कॉस्ट नहीं होती, लेकिन क्वालिटी के साथ कुछ कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। लाइक एश्योरेंस की कॉस्ट होती है कि इतने % अगर मेरे को क्वालिटी अचीव करनी है तो उसके लिए मेरे को एक मॉडल बनाना होगा, एक क्वालिटी कंट्रोल की टीम रखनी होगी, क्वालिटी ऑफिसर्स रखना होगा, तो एक एश्योरेंस की कॉस्ट आती है। नेक्स्ट होती है कि अगर मैं वो क्वालिटी अचीव नहीं करता तो एक फेल्यूर की कॉस्ट आती है। ये फर्स्ट यूनिट में अपन पढ़ चुके हैं, लेकिन सेकेंड यूनिट में टॉपिक आया तो मैं फिर से बता रहा हूँ। नेक्स्ट प्रिवेंशन की कॉस्ट, एक तो एश्योर करने की कि ये होगा ही होगा, इतना प्रोडक्ट देगा ही देगा, है ना। एक प्रिवेंशन की, वो लाइटर वाला एग्जांपल मैंने आपको फर्स्ट यूनिट में बताया था कि वो कितने बोला 10,000 टाइम्स वो क्लिक होगा ही होगा, है ना। प्रिवेंशन की कॉस्ट, प्रिवेंशन यानी कि कभी भी हमारा डिफेक्ट ना आए, रॉ मटेरियल हमको चेक करते रहें, है ना, हमारे जो क्वालिटी है वो मेंटेन रहे, उसकी प्रिवेंशन की कॉस्ट। रेक्टिफिकेशन, वही वापस से सुधारने वाली कॉस्ट। और अप्रेजल की कॉस्ट, जो भी क्वालिटी अचीव कर लेता है उसको रिवॉर्ड देना, वो अप्रेजल की कॉस्ट में आ जाता है। तो दीज आर द टॉप टाइप्स ऑफ द कॉस्ट। देखिए फर्स्ट यूनिट में भी सेकंड यूनिट में भी, इसलिए इसके चांसेस फिर से बढ़ जाते हैं। अब आप सोचेंगे कि अंतिम प्रहार निकलता कैसे? अंतिम प्रहार ऐसे ही निकलता है कि जो क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट में भी है सेकंड यूनिट में भी है, तो उस क्वेश्चन के चांसेस कैसे बढ़े? 20% इसमें थे, 20% इसमें थे, तो 40% अब उसके चांसेस हो गए। अब चेक किया जाएगा प्रीवियस ईयर्स के पेपर में, अब चेक किया जाएगा ट्रेंड एनालिसिस में। ट्रेंड यानी कि जो आपके इंटरनल्स में क्वेश्चन आए हैं दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में चेक किया जाएगा, और एक आइडिया मिलेगा कि आपको वो क्वेश्चन अंतिम प्रहार में हमको रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। फिर टीम सजेस्ट करेगी कि सर ये 20 क्वेश्चन आए, 15 क्वेश्चन आए, ये इस पैटर्न से रहे हैं, तो उसमें फिर फाइनलाइज डिस्कशन होता है और चीज़ें फाइनल हो जाती हैं। लेकिन फिर भी डिटेल वीडियो ज़्यादा ज़रूरी है, अंतिम प्रहार इसके बाद की बात है। अब आ जाते हैं प्रोसेस फेल्योर मोड। प्रोसेस फेल्योर मोड, मुझे पता है आप थक गए हैं, 30 मिनट का वीडियो हो चुका है, आप ऑलरेडी थक चुके होंगे, लेकिन फिर भी मेरा फ़र्ज़ है क्योंकि एग्ज़ाम आपके नज़दीक आ गए हैं, तो मैं बनते कोशिश काफ़ी जल्दी से जल्दी आपको कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा 10 मिनट और मेरे साथ रहिए, आपकी ये सेकेंड यूनिट में कंप्लीट कर देता हूँ। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रोसेस फेल्योर मोड। प्रोसेस फेल्योर मोड क्या कह रहा है? प्रोसेस फेल्योर मोड ये कह रहा है एंड इफेक्ट एनालिसिस। प्रोसेस फेल्योर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस, यानी कि कोई प्रोसेस जिसमें क्वालिटी वाइज अपन बात कर रहे हैं ना, कोई फेल हो जाती है तो उसका क्या एनालिसिस करना है या उसको कैसे रेक्टिफाई करना है, उसके अंदर ये चेक किया जाता है। और इसका क्या बेनिफिट है, क्या की कंसेप्ट है, यही क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। ठीक है, तो आ जाते हैं प्रोसेस फेल्योर मोड इफेक्ट एनालिसिस इज ए प्रोएक्टिव रिस्क असेसमेंट टू टूल्स टू आइडेंटिफाई प्रायोरिटाइज पोटेंशियल फेल्योर modes within a process along with their effect and product and service quality safety and performance। अब यहाँ पर वापस से मैं एग्जांपल अपना, आप कहोगे कि चुनाव का सीजन है तो चुनाव से ले लेते हैं। दिल्ली में अभी जल संकट हुआ और अभी भी चल रहा है ना। बहुत सी जगह आपने दिल्ली में देखा होगा कि टैंकर से पानी तो सप्लाई होता ही है दिल्ली में, लेकिन एक एक्सट्रीम लेवल पे टैंकर्स भी मतलब दिन में एक ही पहुंच पा रहा है। जहां पर सरोजनी नगर, जहां पर एकदम क्राउडेड एरिया है, वहां पे भी नहीं पहुंच पा रहा और बहुत दिक्कत फेल्यूर आ रही है। तब वहाँ पर वहाँ की लोकल गवर्नमेंट क्या कह रही है कि हमने उस समय हरियाणा गवर्नमेंट को पत्र लिख दिया, केंद्र से बात हम कर रहे हैं, सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में हम गए, और ये सारी चीज़ें ये कब हुई? जब गर्मियाँ आ गई, जब फेल्यूर हो गया, उसके बाद आप कर रहे हैं। तो ये प्रोसेस फेल्यूर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस इसकी प्रिवेंशन की टेक्निक है। यानी कि गर्मी आने से पहले आपको वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होने से पहले आप उसका सॉल्यूशन निकालें। यदि आप पहले सॉल्यूशन निकालोगे तो उसके बेटर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। आप सुप्रीम कोर्ट को पहले लेटर लिख सकते थे, सारी गवर्नमेंट को पहले लेटर लिख सकते थे, केंद्र गवर्नमेंट को लिख सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। मैं किसी का आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अपने इस टूल से ये बता रहा हूँ। जैसे कि बहुत सारी बातें बात करेगी, जैसे कृषि कानून जब गवर्नमेंट ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करा, उसको वापस रिवोक लिया, तो रिवोक लिया तो उन्होंने भी इसका एनालिसिस नहीं करा कि इसका हर एक्शन का रिएक्शन होता है, तो वो रिएक्शन को एनालिसिस करे बिना जब कोई एक्ट होगा तो उसके फेल्योर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यही प्रोसेस फेल्योर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस कहते हैं। तो ये प्रिवेंशन का टूल्स एंड टेक्निक्स है, क्योंकि बिजनेस में फेल्योर नहीं चलता। फेल्योर आप कर सकते हो 1 टाइम 2 टाइम, फिर आपकी कैपिटल खत्म हो जाएगी तो आप बिजनेस से बाहर हो जाओगे। तो फेल होने से पहले अपन को एनालिसिस करना होता है कि ये चीज़ें कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसी को ही प्रोसेस फेल्योर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस बोलते हैं। तो प्रिवेंशन की टेक्निक है जिससे हम एक सस्टेन क्वालिटी अचीव कर सकते हैं कि ये चीज़ें अगर ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड रहेंगी तो हमारे प्रोडक्ट की एक सर्टेन क्वालिटी अप्रोप्रिएट बनी रहेगी। और की कंसेप्ट क्या है कि फेल्योर मोड को अपन को आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पे फेल हुआ जा सकता है, कहाँ पर पैनिक सिचुएशन है, उसका क्या क्या इफेक्ट होने वाला है। यानी कि हमने रॉ मटेरियल सही नहीं मंगवाया तो उसका कहाँ इफेक्ट हो सकता है, कहाँ चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और इसको अपन कैसे चेक कर सकते हैं। ऑकरेंस कितनी बार आएगा, ऑकरेंस का मतलब कितनी बार रिपीट हो रहा है, ये डिटेक्शन उसका कैसे हो पाएगा, और रिस्क की प्रायोरिटी क्या है, मतलब कि अगर
फेल्यूर होंगे तो उसमें फर्स्ट फेल्यूर का, सेकंड फेल्यूर, थर्ड फेल्यूर, फोर्थ फेल्यूर कितने लेयर्स के अंदर ये रखा जाता है उसकी बात है। तो सबसे पहले प्रोसेस फेल्यूर एंड मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस के स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमको एक स्कोप बनाना होगा कि कहाँ कहाँ ये फेल्योर किया जा सकता है और हो सकता है, किया मतलब जा सकता है मतलब हो सकता है, यानी कि अगर मैं कोई कपड़ा बना रहा हूँ, या मैं वापस कपड़ों पे ही आ जाता हूँ, है ना, मैं मान लेते हैं एक टेबल बना रहा हूँ, है ना, हम मिस्त्री का काम कर लेते हैं, थोड़ा टेबल बना रहे हैं, तो टेबल बनाते समय कौन कौन सी चीज़ चाहिए मेरे को? एक ग्लू चाहिए, फेविकॉल अपना सब जानते ही हैं, बाकी दूसरे ब्रांड तो अपन जानते ही नहीं, कील चाहिए, वुड चाहिए यानी प्लाई चाहिए मेरे को, और उसके ऊपर लगाने के लिए सनमाइका चाहिए। ये 4 चीज़ें चाहिए। इसके अलावा जो टूल्स, हथौड़ी वगैरह जो उसके अंदर रद्दा मारने के लिए चीज़ें हैं, वो मेरे को सारी चीज़ें चाहिए। तो ये सारा मेरा क्या हुआ, एक स्कोप बना। इसमें कौन सी टूल्स टेक्निक्स होनी चाहिए, कितने इंच की कील होनी चाहिए, कितने mm की प्लाई होनी चाहिए, टर्मरिक प्रूफ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, वाटर प्रूफ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, कहाँ पर मेरे को उस टेबल का यूज़ करना है, कितने लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करना है, मेरा क्या बजट है, उसके अकॉर्डिंग अपन एक प्रोसेस की मैपिंग करेंगे। पहले तो स्कोप बना देंगे, उसकी प्रोसेस की मैपिंग हो जाएगी, और फिर फेल्योर का आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि अगर ये चीज़ ऐसा हो गया, ये चीज़ ऐसा हो गया, तो ये चीज़ें हो जाएंगी। यानी कि अगर मैं हथौड़ी हल्की वाली ले आया या कील हल्की वाली ले आया तो प्लाई फट भी सकती है, ठीक है, और हमारा जो टेबल है वो टूट भी सकती है, या अगर हमने फेविकॉल लगाए बिना जोड़ दिया तो उसकी ड्यूरेबिलिटी कम हो भी सकती है। तो प्रोसेस की मैपिंग करी, फेल्योर का मोड आइडेंटिफाई करा, फिर रिस्क असेसमेंट करा, यानी कि फेविकॉल की रिस्क ज़्यादा है, कील की रिस्क ज़्यादा है, लेकिन प्लाई की रिस्क कम है। विदाउट टर्मरिक भी ले आया तो कोई बात नहीं, बाहर अगर धूप में रखी रही, जहाँ पर दीमक नहीं लगे ऐसी जगह रखी गई तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। प्रायोरिटाइज करना अपन को एक्शन प्लान और उसको मॉनिटर करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बेनिफिट क्या है? एक तो हमने रिस्क असेसमेंट कर लिया, इससे बेटर क्वालिटी कंट्रोल होगा, बेटर प्लानिंग होगी, बेटर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होंगे, बजट फ्रेंडली होगी, यही इसकी कॉस्ट रिडक्शन होगा, यही सारे के सारे हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है सर्विकल मॉडल। सर्विकल मॉडल एक तरीके का गैप एनालिसिस में हम इसको बात करते हैं, इस तरीके के 5 चीज़ों में डील करता है। सर्विकल मॉडल इज अ वाइडली यूज फॉर फ्रेमवर्क द असेसनिंग एंड मेजरिंग कस्टमर का जो परसेप्शन है और हमारा जो आउटपुट है उसके बीच में 5 गैप जो हो जाता है वो सर्विकल मॉडल के अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं। लाइक अब ये कौन कौन सी चीज़ें हैं? लाइक टेंजिबिलिटी, रिलायबिलिटी, रेस्पॉन्सिवनेस, एश्योरेंस और एम्पैथी। टेंजिबल्स का मतलब कि एक प्रोडक्ट हमारा कैसा दिख रहा है और एक्चुअल में कैसा दिखना चाहिए। रिलायबल कितना हमारे प्रोडक्ट पे भरोसा है और एक्चुअल में कितना होना चाहिए। रेस्पॉन्सिव कौन कौन से उसमें फीचर्स हैं और कैसे वो रिस्पॉन्ड करता है। एश्योरेंस इतनी चीज़ें होनी चाहिए तो इतनी चीज़ें नहीं हैं या इतनी चीज़ें हैं। और एम्पैथी का मतलब यहाँ पे है कि केयरिंग कैसी है इंडिविजुअल के साथ, उसको अटेंशन कितना दिया जा रहा है कस्टमर के बारे में। यानी कि सर्विकल मॉडल कब यूज़ होता है? जब हम कस्टमर के परसेप्शन और अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी के बीच में हम चेक कर रहे होते हैं तो हम सर्विकल मॉडल को यूज़ करते हैं। इसके अंदर 5 पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। टेंजिबल, रिलायबिलिटी, रेस्पॉन्सिवनेस, एश्योरेंस और एम्पैथी, यहाँ पर अपन चेक करते हैं। एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हैं? सर्विकल मॉडल के बेसिकली एप्लीकेशन सर्विस इंडस्ट्री में ज़्यादा होते हैं। जब सर्विस क्वालिटी का एश्योरेंस करना हो, यहाँ की मेरे टीचर स्टूडेंट के बीच में एनालिसिस करना हो, कॉल सेंटर और कम्युनिकेशन के बीच में एनालिसिस करना हो, तो वहाँ पर ये बात करी जाती है। सर्विस इंप्रूवमेंट की स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट करना, मॉनिटरिंग एंड फीडबैक के लिए अपन को चेक करना होता है। बेनिफिट क्या है? कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच है, ईजी यूज है, क्वालिटी मैनेजमेंट होगा, गुडविल क्रिएट होगी, यूज़र फ्रेंडली है, इजी टू इम्प्लीमेंट है और बजटेड फ्रेंडली नहीं रहती क्योंकि इसके अंदर लार्ज स्केल पे रहता है। बजटेड यही लिमिटेशन में आप लिख सकते हो कि अगर डीमेरिट में लिखोगे तो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है और टाइम कंज्यूमिंग है। और अगर बेनिफिट में कस्टमर सेटिस्फेक्शन, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और बेंच मार्किंग टूल। अब देखिएगा एक बार छोटे से मैं रिपीट कर देता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। सर्विकल टूल्स बताइए। सर्विकल टूल्स एक बेसिकली टूल होते हैं जिनके अंदर हम कस्टमर के कस्टमर के की डायमेंशंस को हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कस्टमर को कैसा प्रोडक्ट चाहिए था और हमने कैसा प्रोडक्ट दिया, उसके की डायमेंशन। पहला क्या कह रहा है? टेंजिबल, कस्टमर को ये मार्कर किस तरीके का दिखना चाहिए था, किस तरीके का दिख रहा है। सेकंड आ रहा है इसका रिलायबिलिटी, कितने टाइम तक ये रिलायबल है, या में एबिलिटी टू परफॉर्म, ये इतने समय तक चलना चाहिए था, इतने समय तक नहीं चल रहा है और ये इतना भरोसेमंद है कि ये 5 साल चलेगा, 3 साल चलेगा। नेक्स्ट रेस्पॉन्सिवनेस का विलिंग टू हेल्प द कस्टमर है।
और ये प्रोडक्ट के फीचर्स भी दोनों चीज़ें बोलता है। विलिंग टू हेल्प टू कस्टमर, यानी कि अगर इस प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट आता है तो आपकी कंपनी उसको कैसे सॉर्ट आउट करेगी। और एश्योरेंस, एश्योरेंस का मतलब एक तरीके की आप वारंटी कह सकते हो, गारंटी कह सकते हो, वो एश्योरेंस हो सकता है ना। और एम्पैथी, एम्पैथी यानी कस्टमर को कितना आप प्रॉम्प्ट करते हो, कितना आप उसके केयर करते हो और उसको कितना अटेंशन देते हो। ये रेस्पॉन्सिवनेस और एम्पैथी दोनों से सिमिलर टाइप ऑफ वर्ड है। ये पाँचों गैप को आइडेंटिफाई करके सर्विकल मॉडल बनता है। क्लियर हो गया? तो मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आप माने ना माने आपकी सेकेंड यूनिट भी हमने 40 मिनट्स अप्रोक्स में कंप्लीट कर दी है। तो जल्द ही थर्ड यूनिट में पहुंचते हैं और सिस्टम आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद, खुश रहिए।